हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं के भाग 3 में आज हम अध्ययन करेंगे अवोगाद्रो परिकल्पना, परमाणु भार व अणु भार के बारे में। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का यदि 1 लीटर गैस लेके चलें हम और क्लोरीन के भी 1 लीटर आयतन लें तो दोनों में समान आयतन है, तो समान ताप और दाब पर इनके अणुओं की संख्या भी समान होगी। जबकि इन दोनों की क्रिया से बनने वाली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसका दुगने आयतन का निर्माण होगा तो उसमें अणुओं की संख्या दुगनी होगी। अर्थात हाइड्रोजन के 1 लीटर में और क्लोरीन के 1 लीटर में अणुओं की संख्या समान है और HCl के 2 लीटर में अणुओं की संख्या दुगनी है, परंतु 1 लीटर में अणुओं की संख्या हाइड्रोजन व क्लोरीन के समान ही होगी। अब बात करते हैं हम परमाणु की। तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, चाहे वो स्वतंत्र अवस्था में रहे या ना रहे, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन गैसों की अगर बात की जाए तो उनमें इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब बात करते हैं अणु की। तो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, उसे हम अणु कहते हैं। जैसे अगर जल की बात की जाए, जल एक यौगिक है और इसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जो है H2O, जो कि स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है और H2O में जल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए और भी ले सकते हैं, जैसे कि H2O2, Cl2, ये सभी अणु हैं जिनमें इनके गुण विद्यमान होते हैं। परमाणुकता। किसी भी तात्विक गैस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे O2 में 2 परमाणु उपस्थित हैं तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु हैं, H2 में 2 परमाणु हैं, Cl2 में 2 परमाणु हैं, अतः इन सबकी परमाणुकता 2 है। आगे हम लेकर चलते हैं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार जो है, तत्वों का परमाणु भार तुलनात्मक रूप से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनका सीधा मापन करना संभव नहीं है। इसलिए एक तत्व के परमाणु को मानक लिया जाता है और अन्य तत्वों के परमाणु के भार को इस एक मानक भार की तुलना में ही मापा जाता है। अतः परमाणु भार एक तुलनात्मक राशि है। सबसे पहले हाइड्रोजन के परमाणु भार को इकाई मान लिया गया था, इकाई मानक लिया गया था और अन्य तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार को इसकी तुलना में मापा जाता था। इसके पश्चात ऑक्सीजन के परमाणु भार को मानक लिया गया, 16 माना गया था जो, और इसकी तुलना में अन्य परमाणुओं के परमाणु भार को मापा जाता था। वर्तमान में कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना गया है और इसका परमाणु भार 12 AMU माना गया है और अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान हम इसकी तुलना में मापते हैं। यानी कोई अन्य तत्व का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु की तुलना में कितना भारी है, इससे हम परमाणु भार निकालते हैं। अतः इसको हम आपेक्षिक परमाणु भार भी कहते हैं।
यहाँ AMU क्या है? AMU है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यानी कार्बन 12 जिसका परमाणु भार कितना माना गया है 12 AMU, तो उसका 1/12वां भाग क्या होगा 12 गुना 1/12 बराबर 1 AMU। तो 1 AMU जो है वो कार्बन 12 के समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है। और अन्य तत्वों के परमाणु भार को हम इसके सापेक्ष ही मापते हैं। यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है कि कोई तत्व कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में कितने गुना भारी है वो उसका आपेक्षिक परमाणु भार कहलाता है। कोई भी तत्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 AMU। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में 1 गुना भारी है। AMU तो क्या है 1/12वां भाग, तो 1/12वें भाग का 1 गुना भारी है कौन हाइड्रोजन परमाणु। अतः हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1 AMU। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 AMU। 16 AMU का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। 16 गुना AMU। अतः उसका परमाणु भार कितना है 16 AMU। तो AMU में हम मापते हैं परमाणु भार को, और परमाणु भार एक तुलनात्मक राशि है, इसे हम आपेक्षिक परमाणु भार भी कहते हैं। आजकल वर्तमान में AMU के स्थान पर यूनिफाइड मास का यानी एकीकृत द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। हम परमाणु द्रव्यमान को U में मापते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U, कार्बन का होता है 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम U मतलब यूनिफाइड मास या AMU। हाइड्रोजन कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 1 गुना भारी है, नाइट्रोजन 14 गुना भारी है, ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, सोडियम 23 गुना भारी है और गुना भारी है। अब बात करते हैं औसत परमाणु भार की। तो औसत परमाणु भार कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों की प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर जो उनका परमाणु भार का औसत प्राप्त होता है, उससे हम किसी भी तत्व के औसत परमाणु भार की गणना करते हैं। जिसके लिए सामान्यतः जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो है औसत परमाणु भार बराबर W1N1 प्लस W2N2 प्लस W3N3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। यहाँ W1, W2, W3 क्या है? उस तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु भार। N1, N2, N3 क्या है? उस तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की प्रकृति में प्रतिशत उपलब्धता। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका परमाणु भार जो है क्लोरीन 35 का तो 35 और क्लोरीन 37 का 37 होता है। और इनकी जो प्रतिशत उपलब्धता है प्रकृति में, क्लोरीन 35 75% और क्लोरीन 37 जो है वो 25% उपलब्ध होता है। तो यदि इस सूत्र में हम इसको लगाएं, इन मान को रखें, तो हमारे पास में औसत परमाणु भार कितना आएगा 35 गुना 75। 35 क्या है W1, 75 क्या है N1 प्लस 37 W2 25 N2 डिवाइडेड बाई
N1 प्लस N2 यानी 75 प्लस 25। यदि इसको गणना करें तो हमारे पास में उत्तर कितना आएगा 35.5। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना होता है 35.5 U। अणुभार की बात की जाए तो किसी भी पदार्थ का अणुभार या किसी भी यौगिक का अणुभार क्या होगा, उस यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भार का योग। किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार का योग क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। अणुभार की गणना कैसे कर सकते हैं, यदि हमें उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात हों तो हम उसकी अणुभार की गणना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुभार की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है H2SO4। तो H2SO4 में यदि हम अणुभार की गणना करें तो कैसे होगी, H2SO4 में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2, तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस सल्फर के कितने परमाणु हैं 1 गुना सल्फर का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 4 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो इन सब की जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास में क्या है 16 गुना 1 प्लस 1 गुना 32 प्लस 4 गुना 16। इसको हल करने पर हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 98 U या AMU। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक जिसका हमें अणुसूत्र मालूम हो और उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का परमाणु भार भी मालूम हो तो हम उसके अणुसूत्र की अणुभार की गणना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।